स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज आई कमिटेड यू कि मैं कोई ना कोई प्लान बनाऊंगा आपके कॉमर्स रिलेटेड जो इशू है उसको क्लियर करने के लिए। सो आई गॉट अ सॉल्यूशन। तो आप देख रहे होंगे कि जैसा मेरे चैनल का जो नाम था वो था इंग्लिश लिटरेचर बाय महेश नागर। आई हैव चेंज्ड इट एंड नेम्ड इट English and Commerce Pathshala. So now, from today onward, you will know me as the teacher of the channel which is named English and Commerce Pathshala. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट को आज हम डिस्कस करेंगे एंड ईच एंड एवरी ऑफ माय वर्ड यू शुड हियर वेरी केयरफुली। ध्यान से सुनिएगा हर एक शब्द को, क्योंकि एक एक शब्द और जो बोर्ड पे लिखूंगा उसी के बेस पर आपके सारे ऑब्जेक्टिव और सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेसन का नाम है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मैं आपसे बोलूंगा और जो बोर्ड पे मैं लिखूंगा वो की वर्ड्स होंगे जो कि आपके आंसर बनाने में हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी और फिर आप अपनी क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपको कितने आंसर्स में अब भी डाउट है। आई होप कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको श्योरली ये प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन में, एक भी ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपका ज्ञान और आपका गणित दोनों ही आपने लगा लिया है। अब थोड़ा सा ज्ञान और गणित मेरा लगा लीजिए। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों की डेफिनेशन दे देता हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमी की। इकोनॉमी का हिंदी अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, मीन्स ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इन विच वी स्टडी और इन विच वी इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर related to a particular area and those activities must be economic activities। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है और वो एक्टिविटीज कैसी होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना चाहिए, उन सभी का जो टोटल होता है वो इकोनॉमी कहलाता है। इसमें आपकी एक कपड़े की दुकान से लेकर एक बड़ी सी फैक्ट्री तक इंक्लूड होती है, डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स को जब तक नहीं समझेंगे आप तब तक आपका कोई भी आंसर नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मीन्स that subject in which we study about the economic behavior। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर्स की। इकोनॉमिक बिहेवियर्स, अब आपने 11th क्लास में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं और किन किन को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर बिहेवियर वैसा नहीं है कि उसने मुझसे ऐसे बात करी वैसे बात करी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बिहेवियर की। तो जितने भी इकोनॉमिक बिहेवियर होते हैं मेन के, ह्यूमन बीइंग्स के, उन सब को हम स्टडी करते हैं काय में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स की पर्टिकुलरली दो ब्रांचेस है, ठीक है, जिन ब्रांचेस की हम स्टडी इस लेसन में करेंगे। पहला है माइक्रो एंड दूसरा है मैक्रो। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा। मैक्रो मतलब होता है लार्ज या ब्रॉड या बड़ा। ठीक है, इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और इसको समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में हम कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का या इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और क्योंकि एक्टिविटीज जो है कुछ ब्रॉड हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती है, उनके बेसिस पर हम इसको दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब किसी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए उस इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं वहाँ की इकोनॉमी की। अब ये जो इकोनॉमी है इसके कुछ टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं कि उस इकोनॉमी में मेन रोल किसका है। तो मेन रोल जो है वो गवर्नमेंट का हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का हो सकता है, कुछ कैपिटलाइज्ड या कैपिटलिस्टिक लोगों का हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट का हो सकता है, कैपिटलिस्टिक लोगों का हो सकता है, यानी कि पूंजीपतियों का हो सकता है और गवर्नमेंट का भी हो सकता है।
तो जिस इकोनॉमी पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है उसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, और जहां पर कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीपति लोगों का कंट्रोल होता है उसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। और इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जो कि इंडिया में एडॉप्टेड है। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट और कैपिटलिस्टिक दोनों ही, सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक का मिक्सचर जो है वो मिलता है आपको। यहाँ की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय गवर्नमेंट, देन दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, उसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो रहती है उसका मेन जो एम रहता है वो रहता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, लोगों का वेलफेयर, जन कल्याण उसका मकसद होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो मेन मकसद होता है वो रहता है अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि पूंजीपति लोग अपना पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही एम जो है वो मिक्स्ड चलते हैं। गवर्नमेंट अपनी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है और कैपिटलिस्टिक लोग जो है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव है आपका कि किस तरह की इकोनॉमी में जो है वो वेलफेयर ऑफ पब्लिक या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात होती है, तो वो होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रो और मैक्रो, दो अलग अलग इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस की। अब दोनों ही ब्रांचेस को हम अलग अलग देख लेते हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा लेसन बेस्ड है। ठीक है, ये सारा मैं रफ कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए था बस ये। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही इकोनॉमिक्स में डिफरेंस भी है, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंस भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो यानी कि मैंने बताया था बहुत छोटा होता है। तो हम यहाँ पर एक्टिविटीज यानी कि उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं जो कि इंडिविजुअल हो। क्या हो स्टूडेंट्स? इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर का स्टडी हम करते हैं स्टूडेंट्स। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। ये इंडिविजुअल क्या हो सकता है? इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो सकता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकता है, यानी कि किसी घर का हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, जिसके लिए हम इंडिविजुअल के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, मीन्स द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक और इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड और पर्सन इज, हम इसकी स्टडी काय में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो एक और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला ही ऑब्जेक्टिव है आपका, उसका आंसर आपको यहां पर मिल गया होगा। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है, उसका आंसर भी आपको यहां पर मिल गया होगा। तो microeconomics is that branch of economics in which we study about the individual economic behavior of a firm, product, investment, household और person। इसमें हम स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम काय की स्टडी कर रहे हैं? किसी इंडिविजुअल की स्टडी हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम स्टडी इंडिविजुअल की करते हैं तो इसका दूसरा कैरेक्टर, ये तो हो गया इसका फर्स्ट कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर ये हुआ इसमें कि ये जो है वो नैरो अपॉर्चुनिटी रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मींस ये वाइड नहीं है, ये नैरो सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, नैरो इसका नेचर होगा, नैरो हम चीज़ों को इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड का भी हम इसमें स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई की करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड की करते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी भी हम इसमें करते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन मकसद है, ठीक है, इसका जो एम है स्टूडेंट्स, जो एम है वो एम है टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी ऑफ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या? स्पेसिफिक डिमांड, स्पेसिफिक सप्लाई। ठीक है, स्पेसिफिक ऑल दीज थिंग्स, इन सभी स्पेसिफिक चीज़ों का और इंडिविजुअल की स्टडी करने का हमारा मेन मकसद होता है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि इंडिविजुअल व्यक्ति का बिहेवियर क्या है। अगर हम इसकी बात करें इसके नेचर की, तो दैट इज ए सिंपल नेचर। इसका जो नेचर है वो क्या है?
सिंपल नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली वन, सिंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशन की कोई बात ही नहीं होती है, ये सिंपल नेचर में होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसमें स्टडी करते हैं किसकी, इंडिविजुअल की स्टडी हम इसमें करते हैं। अभी इसी के बेस पर अगर मैं बात कर लेता हूं कि हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज की स्टडी करते हैं, तो यहां पर माइक्रो को हम कर देते हैं स्टूडेंट्स मैक्रो, हम माइक्रो को कर देते हैं मैक्रो, और यहां पर कुछ चीजों को बदल देते हैं और वहां पर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ कि हम यहां पर इंडिविजुअल नहीं, हम यहां पर एवरेज या एग्रीगेट, ठीक है, एवरेज या एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं। मींस सारी जितनी भी फर्म्स आपके पास है, उन सभी फर्म्स का एवरेज प्रोडक्शन, जितने भी लोग हैं उन सभी का, जितने भी फर्म है उन सभी फर्म की एवरेज सप्लाई, जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की एवरेज डिमांड, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज हाउस होल्ड और एवरेज पर्सन, हर एक तरह की एवरेज एग्रीगेट में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम माइक्रो की स्टडी करेंगे और इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे और फिर हम उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स को हेल्प मिलती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एवरेज का हम निकालते हैं तो हमें इंडिविजुअल का यूनिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बात करी कि वी हैव 10 फर्म्स, ठीक है, 10 कंपनीज है या 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और उनका जो एवरेज प्रोडक्शन है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो एवरेज प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अगर वो एवरेज प्रोडक्शन है 10 लाख यूनिट्स, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की 10 लाख यूनिट जो है वो पर ईयर ये प्रोडक्शन करती है, तो यहां पर तो हम क्या बात कर रहे हैं एग्रीगेट की, पर 10 लाख यूनिट्स जो हो गई, अगर किसी एक ने प्रोड्यूस किया तो वो एक क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया, वो एक क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। मींस कहने का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों से अलग अलग नहीं है, दोनों से डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के संपूरक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर भी आपको मिल गया कि ये जो इकोनॉमिक्स होते हैं माइक्रो और मैक्रो, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। मींस वी कैन नॉट अज्यूम any further study of microeconomics or macroeconomics without the other one, दूसरे के बिना किसी दूसरे की स्टडी नहीं की जा सकती है। तो जहां पर हम एवरेज की बात करें, वहां पर हम एग्रीगेट की बात करें, वहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है वो ब्रॉड सेंस में हम स्टडी करते हैं, इसका एम होता है स्टडी ऑफ एवरेज, यही लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ एवरेज इकोनॉमिक बिहेवियर, एवरेज डिमांड, एवरेज सप्लाई, एवरेज हाउस होल्ड, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज फर्म, ठीक है, एवरेज इनकम, सभी चीजों की एवरेज जो है हम ये स्टडी करते हैं। यहां पर जो इसका नेचर होता है स्टूडेंट्स, वो क्योंकि हम एवरेज की करते हैं इसलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसका नेचर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर इसका होता है। ठीक है, किसी भी तरह के अब इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो कई सारे लोगों को इसके ऊपर डिसीजंस डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिविजुअल डिसीजन जो है वो भी डिपेंड करते हैं सॉरी, तो जो हम अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, सिंगल स्पेसिफिक, तो इंडिविजुअल के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो हमें किसकी स्टडी करना पड़ेगी स्टूडेंट्स, वो करना पड़ेगी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की। बट जब गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को करना पड़ता है गवर्नमेंट को आपको ओवरऑल पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड स्टडी जो है वो करना पड़ती है। तो गवर्नमेंट के लिए स्टडी के लिए बेस्ट कौन सा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन अपवर्ड या डाउनवर्ड जो हो रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों की स्टडी हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम ओवरऑल इकोनॉमी के फ्लक्चुएशन की, उसके डेवलपमेंट की हम स्टडी करते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल की स्टडी
करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 4 नंबर का मिलेगा, जिसमें डिफरेंस करना है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी से। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मीनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कि उसका सेंस कौन सा है, ब्रॉड है, नैरो है, ठीक है। एम क्या है दोनों का वो हो जाएगा, और इसका नेचर कौन सा है, सिंपल इन नेचर, कॉम्प्लिकेटेड, इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल यूनिट्स के स्टडी में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है एग्रीगेट में, यानी कि एवरेज में, यानी कि टोटल आपका सम टोटल की स्टडी करते हैं तो मैक्रो, और अलग अलग करके स्टडी करते हैं तो माइक्रो। ये आपका हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो इकोनॉमी का टाइप्स होता है वो इकोनॉमिक आपकी सोशलिस्टिक हो सकती है, ठीक है, मिक्स्ड हो सकती है, और आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी हम इस इकोनॉमी को डिसीजंस के अकॉर्डिंग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग पार्ट जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली जो इकोनॉमी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हो गई सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है स्टूडेंट्स। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी में किसी भी तरह के डिसीजंस जो लेता है वो कौन लेगा, उसके बेस पर ही इसका नाम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है। तो यहां पर जो डिसीजन मेकर है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन और कंट्रोल जो होता है, यानी कि कंट्रोल यहां पर किसका होता है, कंट्रोल होता है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का। मीन्स एन इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी अब किस किस पर कंट्रोल होगा, तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो किस पर होगा, डिमांड पर भी होगा एंड सप्लाई पर भी होगा। डिमांड पर भी होगा और सप्लाई पर भी कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा स्टूडेंट। इसीलिए इसको सेंट्रल कंट्रोल्ड गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लान्ड जो है इकोनॉमी माना जाता है। दूसरा, ये तो कंट्रोल की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसका मकसद होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मकसद होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एक डेफिनेशन जो है इससे लास्ट में हम बनाएंगे जो कि बहुत अच्छी लगेगी आपको भी, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन करना होगा किसका, इसका मेन मकसद होगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। गवर्नमेंट का जो रोल होता है, इसमें जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का मेन रोल होता है। जो गवर्नमेंट है उसका मेन रोल होता है, गवर्नमेंट का मेन रोल होता है इसमें, और किसी का मेन रोल नहीं होता है इसमें। गवर्नमेंट का मेन रोल होता है और सारे कंट्रोल जो है वो कौन रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में रखती है। और वो किस लिए रखती है कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए वो रखती है। और मेन रोल में जो रहती है वो हर एक, यानी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको टोटली इन्फ्लुएंस जो करेगी वो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एन इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मींस द कंट्रोल ओवर द डिमांड एंड सप्लाई प्रोडक्शन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। अगर जब कंट्रोल जो है डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन सभी का सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में हो तो उसको हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहेंगे। एंड इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी द मेन एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स और बेसिक नेसेसिटीज टू द सोसाइटी। और हर एक वर्ग जो रहता है सोसाइटी का उसको जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना उनकी, और उन तक ये सप्लाई करना, ठीक है। जैसे कि फूड की नीड है, जैसे कि क्लॉथ की नीड है, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी द गवर्नमेंट प्लेड एन मेन रोल और गवर्नमेंट प्लेड एन एमिनेंट रोल।
ठीक है, एक एमिनेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कौन रोल प्ले करती है, वो गवर्नमेंट करती है। इतना आप लिखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी काइंड की जो इकोनॉमी है, ठीक है, दूसरे काइंड की जो इकोनॉमी है वो आपकी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टॉपिक, सेम हेड्स पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि एक ही टाइप में आपको डिफरेंस जब आप करोगे स्टूडेंट, सबसे अच्छा तरीका है दो अलग अलग चीज़ों को सीखने का लिए, वो ये है कि मेक सम डिफरेंसेस बिटवीन दैम, उनके बीच में कुछ डिफरेंस आप कर लो। दूसरी है मार्केट इकोनॉमी स्टूडेंट, बहुत ईजी हो जाएगा अब आपको समझना। मार्केट इकोनॉमी मीन्स मार्केट के अकॉर्डिंग जब डिमांड और सप्लाई और प्रोडक्शन होते हैं, मींस जब मार्केट का कंट्रोल होता है डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन के ऊपर, कंट्रोल किस पर होता है? डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन पर जब मार्केट का कंट्रोल होता है तो इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, यहां पर जो मेन रोल प्ले होता है वो किसका होता है? वो मार्केट का रहता है। ठीक है, मार्केट का रहता है। मींस इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फ्रीली मेक देयर डिसीजंस दैट व्हाट दे शुड चूज, है ना, क्या डिमांड उनकी हो, व्हाट दे शुड सप्लाई और व्हाट दे प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो कितनी सप्लाई करेंगे और उनकी डिमांड क्या होगी, ये फ्रीली जो ह्यूमन काइंड है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। वो फ्रीली, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है और उसी के हिसाब से डिमांड और सप्लाई चलती है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होते हैं, हर एक चीज़ जो है मेन रोल इसका ये होता है। अब यहाँ पर इसके मकसद की बात कर लेते हैं, एम क्या होता है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मार्केट का होता है। और मार्केट में जो बैठे रहते हैं आपके प्रोड्यूसर्स बैठे रहते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन वो लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं। देयर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जब अर्न करने का उनका टारगेट हो, उनका एम हो, तो इस तरह की इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? मार्केट इकोनॉमी हम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चीज़ है वो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आप ठीक से सुनते चलिए और अपनी डिटेल जो है वो पढ़ते चलिए। ठीक है, मैंने खुद ने अपने नोट्स बना लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टीच कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक है, और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पॉजिटिव का मीनिंग और नॉर्मेटिव का मीनिंग क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव साइंस होता है वैसे ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इफेक्ट एंड काउज की। ठीक है, कारण और परिणाम, इफेक्ट एंड काउज की हम स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, व्हाट इज द रीजन, है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज द इफेक्ट। इफेक्ट है, ये क्या है? इफेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट एक इफेक्ट है और रीजन उसके पीछे क्या है ये पता लगाना और इस तरह के क्वेश्चन करना, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मींस इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इफेक्ट एंड काउज ऑफ ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी हम इफेक्ट और काउज के बेसिस पर जब करते हैं तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है, कारण क्या है, मींस ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रॉब्लम का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम जो है वो काउज एंड इफेक्ट की, ठीक है, काउज एंड इफेक्ट या इफेक्ट एंड काउज उल्टा लिख दिया है, इफेक्ट
इफेक्ट इन काउज, ठीक है, या काउज एंड इफेक्ट की स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि हम स्टडी करते हैं व्हाट ought to be, क्या हो सकता है, क्या हो सकता था, ठीक है, क्या हो सकता था, ठीक है, अगर हम ऐसा करते तो क्या हो सकता था, ठीक है, हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ फूड, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ फूड, ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ फूड, ठीक है, स्टडी वही कर रहे हैं, फूड की कीमत जो है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सो दैट ऑल काइंड ऑफ पीपल, यानी कि सभी तरह के जो लोग हैं वो उसको एक्वायर कर सके, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एक ही क्वेश्चन में इसका आंसर है व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो क्यों है, ठीक है, किस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी जो है उसकी बात करेंगे हम पॉजिटिव में, और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या होने की है, दैट इज वी स्टडी इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का बचता है स्टूडेंट्स, बहुत पेशेंस से आप सुन रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप सीखोगे नो डाउट, ठीक है। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है या नहीं लगा है, नहीं लगा है तो मैं और भी मॉडिफिकेशन जो है वो लेके आ सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, so I am also learning. Now we have to focus on central problem, that is the main topic of the subject, central problems. यहाँ पर आपको 4 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है। सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि मेन समस्या क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, as we know that means are scarce, संसाधनों की कमी है, ठीक है, संसाधनों की क्या है, कमी है, एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, so wants are unlimited and means are scarce. This is the punch line of your answer. ये आपके आंसर की जो है वो क्या है, पंच लाइन होना चाहिए। wants are unlimited but means are limited or scarce in quantity, ठीक है, this is the only question or this is the only fact, ये केवल एक मात्र ऐसा फैक्ट है जिसके कारण हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करना पड़ रही है। आपको पता है कि हर एक व्यक्ति अनलिमिटेड चीज़ों को चाहता है, बट उसके पास मीन्स जो है वो स्केयर है, यानी कि संसाधन उसके पास कम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों चीज़ों को देखकर हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम इसको करें। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया है कि कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसमें कि हम प्रोड्यूस्ड गुड्स की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उसमें हम क्वांटिटी की बात करेंगे और प्रोडक्ट की बात करेंगे, ये क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो वी हैव स्केर्सिटी ऑफ मीन्स एंड द वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ऑन दिस बेसिस वी हैव टू मेक अ डिसीजन दैट व्हाट शुड वी प्रोड्यूस, सो दैट what should we produce and in which quantity we should produce so that we can fulfill the unlimited want. हमें क्वेश्चन ये करना है कि हम ऐसा क्या बनाएं और कितना बनाएं ताकि हम हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन होता है और व्हाट टू प्रोड्यूस में सिर्फ और सिर्फ हम इसकी स्टडी करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें ताकि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। दूसरा जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हमें आंसर्स मिलेंगे, किन किन चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या उसकी टेक्निक की बात करें हम तो टेक्निक के बारे में हमें पता चलेगा कि कौन सी टेक्निक का हम यूज करें। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे टेक्निक्स हो सकती है, जैसे कि हम कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं और उसके लिए हम मैनुअल हैंडलूम यानी कि हैंडलूम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हैंडलूम्स का यूज कर रहे हैं जिसमें कि हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो रिसोर्सेस है उनका एक कॉम्बिनेशन वो भी हमें जमाना पड़ेगा। ठीक है, किस रेशो में कितना कॉम्बिनेशन हम यूज करें। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो है ना, मेथड्स हमारी क्या होगी, इन सब चीजों का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हम बनाएं ताकि हमारा जो डिसीजन है कि क्या हम प्रोड्यूस करें और कितना करें वो फुलफिल हो सके। हम इनका कॉम्बिनेशन किस तरह से रखें सो दैट वी कैन अचीव अवर गोल दैट इन विच क्वांटिटी वी वांट्स टू प्रोड्यूस। वी वांट टू प्रोड्यूस, हम जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा हो सके, इसके लिए हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, इनपुट फैक्टर्स को डिसाइड करना है, प्रोसीजर्स को डिसाइड करना है। जैसे कि कॉटन का कपड़ा हम बना रहे हैं तो वो हैंडलूम से बनाए या फिर हम मॉडर्न लूम्स जो होते हैं मशीनरी से बनाए, ये डिसीजंस हमें इसमें लेना होगा। तो ये आपकी दो प्रॉब्लम जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारा हुआ है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। तो देखिए हमारे पास कई सारे सेक्ट ऑफ लोगों की, सोसाइटी के कई सारे सेक्शन से है और सोसाइटी को हम क्या करना है, सोसाइटी हैज टू डिसाइड, सोसाइटी को डिसाइड करना है, हैज टू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ produced goods and services। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन मिलेगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं पर कितना, किसके लिए कर रहे हैं। सोसाइटी को ये डिसाइड करना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोड्यूस गुड्स का और सर्विसेज का वो कितना कितना किन किन लोगों के बीच में डिवाइड हो, सो दैट उनकी जो डिमांड्स है और उनकी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सके वो। ठीक है, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिमांड्स और वांट्स ऑफ द सोसाइटी हैज टू मेक अ डिसीजन दैट इन विच प्रपोर्शन और इन विच रेशियो the produced goods and services should be distributed among the people, लोगों के बीच में, among the members of society, सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में किसने कितना और किस क्वांटिटी में, किस प्रपोर्शन में हम डिवाइड करें जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको, ताकि उनकी वांट्स को हम, उनकी डिमांड्स को हम सेटिस्फाई कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ जो है उसको अलग अलग राइटर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैंने डिसाइड किया है कि किस तरह से हम स्पीड अप कर सकें हमारे डेवलपमेंट को। ठीक है ना, हाउ टू स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट को किस तरह से हम स्पीड अप कर सकते हैं, दिस इज द फोर्थ मेजर प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी गेट आंसर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हम बात करेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, मीन्स व्हाट प्रोसेसेस शुड वी अडॉप्ट सो दैट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इकोनॉमी कैन इनहेंस और कैन अपलिफ्ट। हम ऐसी इकोनॉमी में या इस क्वेश्चन में हम स्टडी करेंगे या आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसीजर्स हम यूज करें सो दैट हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड, सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को हम क्या कर सके,
इन्हांस कर सके, यानी कि इन्हेंस हम उसको कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो ड्रॉबैक्स है और जो ऑब्स्टेकल्स है, यानी कि इस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को और डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सामने कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे। ठीक है, सो इन ऑब्स्टेकल्स को हाउ टू हैंडल, है ना, हैंडल कैसे करें, और हैंडल करने के पहले हमें क्वेश्चन आता है कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। यानी कि this question gives an answer of the procedure through which we can enhance or uplift the living standard of the society by identifying the obstacles in the development of economy, and we should get the solution or the procedure of handling the obstacles। कहने का मतलब है, हिंदी में बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें एक जवाब मिलता है कि हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, कैसे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा कि उस डेवलपमेंट करने के लिए या लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमारे सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स है उनको पहचानना है, उनकी पहचान करना है, क्योंकि बिकॉज ऑब्स्टेकल्स आर एनिमीज। ठीक है, ये दुश्मन होते हैं और जब तक दुश्मन की पहचान नहीं होगी आप लड़ोगे किससे। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी हाउ टू आइडेंटिफाई अवर ऑब्स्टिकल्स, अवर एनिमी, हमारे एनिमी को जो कि डेवलपमेंट के रास्ते में आ रहा है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड देन हमें प्रोसीजर्स निकालना है कि उसको किस तरह से हैंडल करें। तलवार से मरेगा, पेन से मरेगा, ठीक है, बॉम्ब से मरेगा, क्या करना है उसके हिसाब से हमें वो डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आपको मिल गया होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो चुके होंगे, आपके सब्जेक्टिव आंसर्स भी क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स जो है वो मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं अगला वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर ऑल क्लासमेट्स। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।